हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, आज हम डिस्कस करेंगे सिलीचो लेक के बारे में। सिलीचो लेक जो हमारे पड़ोसी देश में नेपाल में एग्जिस्ट करती है, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर स्थित लेक है। मतलब 4919 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये स्थित है और वर्ल्ड हाईएस्ट लेक का टाइटल इसको मिला हुआ है। अब ये जो न्यूज इसलिए है क्योंकि दूसरी एक लेक जिसका नाम है कजिनसारा लेक, कजिनसारा लेक और भी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर नेपाल में पाई गई है। इसके लिए सिलीचो लेक और कजिनसारा लेक दोनों ही लेक न्यूज में है, तो ये दोनों नाम हमें ध्यान होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिलीचो लेक और कजिनसारा लेक काफी न्यूज में है, ये कौन से देश से संबंधित है, तो हमें पता होना चाहिए कि नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल से हमारे इंडिया की बॉर्डर 5 जो स्टेट है उनकी बॉर्डर टच होती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। काला पानी वाला जो एरिया है उसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया था उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि नेपाल से रिलेटेड अभी आईआर में काफी न्यूज में रहा नेपाल के साथ में हमें रिलेशन, इसलिए पता होना चाहिए बॉर्डर किस किस स्टेट से टच होती है। अगर हम कजिनसारा लेक के बारे में डिस्कस करें तो अभी जिस टीम ने कजिनसारा लेक के बारे में पता किया है उस टीम ने बताया है कि लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये जो कजिनसारा लेक है वो स्थित है, लेकिन अभी ऑफिशियली वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कजिनसारा लेक का। अगर ऑफिशियली वेरिफिकेशन में भी इनकी हाइट 5000 प्लस पाई जाती है तो ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक हो जाएंगी और सिलीचो लेक इनसे नीचे एग्जिस्ट करेंगी, तो इसीलिए कजिनसारा लेक और सिलीचो लेक जो है वो काफी न्यूज में है। नेक्स्ट न्यूज नेशनल सिविल सर्विसेज डे को लेकर के है। हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है 21 अप्रैल को, इसी के लिए सारे बेसिक फैक्ट हम देखेंगे। देखो, हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे ऑफिसर्स लगे रहते हैं उनके ट्रेमेंडियस वर्क को अप्रिशिएट करने किया जाता है 21 अप्रैल को। मतलब अब अगर हम सिविल सर्वेंट की बात करें तो ऐसे मैन एंड वीमेन जो सेल्फलेसली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करते हैं उनको सिविल सर्विसेंट एज ए रेफर किया जाता है। अब ये 21 अप्रैल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखो, 21 अप्रैल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल को इसलिए चूज किया क्योंकि जब हमारे कंट्री के जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 1947 में न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स को संबोधित किया था आज ही के दिन 21 अप्रैल को। इसीलिए ये जो हिस्टोरिक ओकेजन हुआ था 1947 में 21 अप्रैल को, वो मेटकाफ हाउस दिल्ली में हुआ था और सरदार पटेल ने एक बात बोली थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है ना वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, या अगर दूसरे वर्ड में इसको बोले तो हमारे कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी बैकबोन है, मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे सिविल सर्वेंट। सरदार पटेल ने अपने इस स्पेशल एड्रेस में जो एक बात इंपॉर्टेंट उन्होंने बोली, सिविल सर्वेंट्स की के लिए जो गुड गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गोल्डन रूल्स है, उनको भी लेड आउट किया था अपने इस स्पीच में 21 अप्रैल 1947 के स्पीच में। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिन को सेलिब्रेट करने लगे नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 21 अप्रैल को ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, वेरी फ्यू पोस्ट वैक्सीन इन्फेक्शन आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने एक बात बोली कि अगर कोई व्यक्ति उसको दोनों की वैक्सीनेशन लगवाया जाता है, चाहे कोविशील्ड से या फिर कोवैक्सीन, किसी से भी उनका टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो, उसके बाद में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि उनको दोबारा से इन्फेक्शन होगा। और अगर दोनों डोज प्रॉपर वे में उनको लगाई जाती है तो बाद में उनके पॉजिटिव होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है, कोविशील्ड के अब तक 100 मिलियन डोजेज लग चुकी हैं। फर्स्ट डोज के बाद में 17,145 लोग पॉजिटिव पाए गए और
15 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड डोज भी लगाई जा चुकी है, जिसमें से 5014 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो 9.3 मिलियन डोजेज अब तक फर्स्ट डोज दी जा चुकी है, जिसमें 4208 पॉजिटिव पाए गए और 1.7 मिलियन सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है, जिसमें 695 पॉजिटिव लोग पाए गए। तो आईसीएमआर ने बोला है कि अगर आप प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन को फॉलो करते हैं तो आपके जो पॉजिटिव होने के चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं और सारे के सारे वेरिएंट्स में ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम आईसीएमआर के बारे में बेसिक देखें तो आईसीएमआर 1911 में मतलब 1911 में आईआरएसए के नाम से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और आईसीएमआर बना दिया गया। आईसीएमआर का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। अब ये जो आईसीएमआर है वो एक अपेक्स बॉडी है इंडिया में, हमारे इंडिया में फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के लिए एग्जिस्ट करती है। मतलब इन सारे काम के लिए एक अपेक्स बॉडी के रूप में काम करती है आईसीएमआर। किस किस के लिए? फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के लिए अपेक्स बॉडी के रूप में काम करती है। देखो, जब भी हम कोई बॉडी डिस्कस करते हैं तो उसके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स इसलिए देखते हैं क्योंकि स्पेशली प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये सारी फैक्ट्स से रिलेटेड। 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। तो कोई भी बॉडी जब आप देखते हो तो उसके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए और विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन नहीं होता है। एलिमिनेशन जब भी होता है जबकि आपके पास में नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। तो एलिमिनेशन मेथड भी तभी वर्क करता है। नेक्स्ट न्यूज, कोवैक्सीन phase 3 trial shows vaccine has 78% efficacy। कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के डाटा सामने आए हैं और उसमें ये माना गया है कि मार्च में जो 81% रिपोर्ट किया गया था अब उससे कम आए हैं, लेकिन 78% तक एफिकेसी डाटा सामने आए हैं। भारत बायोटेक ने अपने प्रेस रिलीज में ये सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको अनाउंस किया। एफिकेसी देखो, सीवियर कोविड-19 की जो डिजीज है उसके अगेंस्ट अगर बात करें एफिकेसी की तो 100% है, कंपनी ने ऐसा बोला है। लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक जो कोविड-19 इंफेक्शन है उसमें 70% तक प्रोटेक्ट करती है जो कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो। ये जो एनालिसिस है वो 127 कोविड-19 पॉजिटिव वॉलंटियर्स के ऊपर किया गया था। एफिकेसी का मतलब होता है कि एक मेजर ऑफ रिस्क रिडक्शन फ्रॉम ए वैक्सीन। वैक्सीन की वजह से किसी परेशानी को, किसी बीमारी को लेकर के जो रिस्क है उसकी कमी हो जाए, उसका रिडक्शन हो जाए, तो वो होता है एफिकेसी। अब बहुत सारी हमारे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल है। अगर उन सारे के एफिकेसी की, उन सारे की जो रिस्क रिडक्शन है उनके बारे में हम देखें तो फाइजर बायोटेक वैक्सीन की 95%, मॉडर्ना शॉट की 94%, स्पुतनिक वी की 90% और J&J एंड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 67%। तो ये एफिकेसी होती है और ये सारी जो एफिकेसी है वो लैंसेट माइक्रोब ने अपने रिव्यू आर्टिकल के अकॉर्डिंग उन्होंने पेश किया है। तो सेफ्टी एंड एफिकेसी रिजल्ट के फाइनल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो जो जून में प्रेजेंट होगा और जून में जब फाइनल रिजल्ट सामने आएगा तो ये देखा जाएगा कि कोवैक्सीन किस तरीके से जब दोनों डोजेज दी जाती हैं तो उसके बाद में किस तरीके से काम करती है और इस अचीव के बाद में ही जो दोनों डोजेज के बाद में एक रिव्यू निकल करके आता है वो सामने आएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, 24 COVID-19 पेशेंट्स इन नासिक डाई विदाउट ऑक्सीजन एट गैस लीक। महाराष्ट्र के नासिक में हॉस्पिटल में गैस लीक हो गई जिसकी वजह से कोविड-19 से रिलेटेड जो पेशेंट वहां पर भर्ती थे उनसे 24 की डेथ हो गई क्योंकि ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन एट गैस लीक। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उन्होंने ये बोला कि वाल माल फंक्शन की वजह से हॉस्पिटल में इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई है। तो देखो, इस तरीके के इंसिडेंट हॉस्पिटल में पहले आगजनी से रिलेटेड इंसिडेंट और अब गैस लीक से रिलेटेड जो इंसिडेंट होते हैं उनकी वजह से जो लोग अपना इलाज करवाने के लिए, क्योर करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, अगर हॉस्पिटल के वजह से ही उनकी डेथ होती है और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वजह से, तो ये बहुत ही दुखदायक
स्थिति है। इन सिचुएशंस को निपटने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इन सारी चीजों को रिव्यू करे, और स्पेशली कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा, कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है उनको हर हॉस्पिटल के ऊपर लागू किया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल जो होता है वो इमरजेंसी में आपको सेविंग के लिए काम करता है। अगर हॉस्पिटल ही आपकी जान को लेने लग जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट न्यूज ध्यान दें। India should be a country of particular concern, US panel. US Commission on International Religious Freedom मतलब USCIRF एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीसन कमीशन है, उसने रिकमेंडेड दी है, हर दूसरे साल भी ये बात बोली है कि इंडिया में कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न मतलब CPC, इंडिया इसमें बिलोंग करता है। इंडिया में 2020 में रिलीजियस फ्रीडम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वायलेशन हुआ है। देखो, वन ऑफ द 10 US CIRF कमिश्नर प्रेजेंटेड ए डिसेंटिंग व्यू। ये सारी जो चीजें हैं उसमें जब इंडिया के बारे में विजिट की गई और इंडिया में रिलीजन को लेकर के कितनी फ्रीडम है इसके बारे में डिस्कशन किया गया, तो USCIRF ने कुछ रिकमेंडेशन दी। उन्होंने सबसे पहले ये रिकमेंडेशन में ये बोला कि जो इंडियन इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर एंटिटीज फॉर सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम मतलब टारगेटेड किया गया है, कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं इंडियन इंडिविजुअल्स के ऊपर। दूसरी रिकमेंडेशन में उन्होंने ये बोला कि इंटरफेथ जो डायलॉग होता है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जो सभी कम्युनिटीज की जो राइट्स है उनको बायलेटरल और मल्टीलेटरल फोरम्स के तहत में या फिर मिनिस्ट्रियल ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब सब मिलकर के रिलीजन को रखा जाए, कम्युनिटीज को रखा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन मिले, गवर्नमेंट मिले, ये सब मिलकर के डिस्कस करें और रिलीजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि कमेटी बनाई जानी चाहिए, कमेटी डिस्कस करे कि क्या प्रॉब्लम है। अब जब इनसे पूछा गया USCIRF से कि आपको क्यों लगा कि ये इंडिया में ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि एक तो उन्होंने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसके बारे में डिस्कस किया, और दूसरा उन्होंने बोला कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इसके बारे में उनको लगा कि इनकी वजह से जो लोग एक अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनके खिलाफ में एक स्पेशल अवेयरनेस नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट जैसे यूपी और MP में जो इंटरफेथ मैरिज को लेकर के एक्ट आया है उनको जो प्रोहिबिशन किया गया है, तो ये सारी कंसर्न की चीज है। इनकी वजह से ही रिलीजन से रिलेटेड जो वायलेंस है, जो सस्पिशन है, जो इंटरफेथ इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें इंटरफेथ जो विश्वास है वो टूटता है। मतलब दूसरे धर्म के ऊपर आप इस तरीके से वायलेशन करोगे तो उन लोगों के जो लोग हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं उनको तो काफी प्रॉब्लम होगी। तो इसी को लेकर के उन्होंने कंसर्न किया है कि इंडिया में रिलीजन को लेकर के काफी प्रॉब्लम होती है, काफी वायलेंस होता है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एट 142 रैंक ऑन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखो, सबसे पहले हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो 2002 से हर साल रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर मतलब RSF एक फ्रेंच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक इंडिपेंडेंट NGO है RSF, वो पब्लिश करता है 2002 से। पिछले साल भी इंडिया की सेम रैंक थी और इस साल भी मतलब 2020 में भी 142 रैंक थी और 2021 में भी इंडिया की सेम रैंक 142 रैंक है। ये जो RSF है ना, वो एक इंडिपेंडेंट NGO है, वो यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंकोफोनी मतलब OIF इनके साथ में कंसल्टेटिव स्टेटस रखता है। और ये जो इंडिया की 142 जो रैंक आई है वो टोटल 180 देशों के अंदर से आई है, मतलब 180 देशों में सर्वे किया जाता है, उसमें से इंडिया की 142 रैंक आई है। देखो, इंडिया में जो प्रेस है उसको फ्रीडम कम दी जाती है, इसी को लेकर के ये आर्टिकल है और इसी को लेकर के कुछ डाटा है वो सामने आए हैं। 2016 में इंडिया की रैंक 133 थी और समय के साथ में ये घटती जा रही है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट ट्राइंग टू डियर ये जॉब प्रॉपरली। जो जर्नलिस्ट अपनी जॉब को प्रॉपरली करना चाहते हैं उनके लिए काफी डेंजरस कंट्री है उन जर्नलिस्ट के लिए।
बहुत सारी वायलेंस होती है जर्नलिस्ट के ऊपर, जैसे कि एवरी काइंड ऑफ अटैक, इवन पुलिस वायलेंस अगेंस्ट रिपोर्टर, एम्बुसेज बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, रिप्रेसल इंस्टिगेटेड बाय क्रिमिनल ग्रुप्स और करप्ट लोकल ऑफिशियल। मतलब जर्नलिस्ट जिनके खिलाफ भी कुछ छापते हैं, जिनके खिलाफ भी कुछ लिखते हैं, वो ही किनके खिलाफ हो जाते हैं, जर्नलिस्ट के खिलाफ। तो जर्नलिस्ट को ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से ही परेशानी है, जर्नलिस्ट को ऐसा नहीं है कि पुलिस से ही परेशानी, जर्नलिस्ट को हर वर्ग से परेशानी है। जैसे उन्होंने किसी क्रिमिनल ग्रुप के खिलाफ लिख दिया तो वो उनका विरोधी बन जाएगा, उन्होंने पुलिस वायलेंस के खिलाफ लिख दिया तो पुलिस उनकी विरोधी बन जाएगी, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख दिया तो गवर्नमेंट उनकी विरोधी बन जाएगी। तो हर तरीके से उनको परेशानी है, काफी वायलेंस होती है। देखो, The Information and Broadcasting Ministry was delegated to look at the freedom of press index। ये जो मिनिस्ट्री है इसको पावर है कि वो देख सके कि किस किस लेवल पर जो हमारा प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है। फरवरी में लास्ट ईयर ये बात डिस्कस की गई थी, एक एडवर्स असेसमेंट किया गया था जिसमें 32 इंटरनेशनल इंडाइसेज है, उनकी पोजीशन के आधार पर एक कोशिश की गई थी कि 18 मिनिस्टर अपने यहाँ पर एक सेल सेटअप करेंगी और ये उनकी पोजीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, एमएसए वाया बैंक ट्रांसफर इन पंजाब एंड हरियाणा। पहली बार ऐसा किया गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत पे पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनके डायरेक्ट खाते में, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आया है। अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो एक रेट है जिसके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसी रेट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट फार्मर से ग्रेन को खरीदती है। एमएसपी को फिक्स किया गया है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, मतलब सीएसीपी की जो रिकमेंडेशन है उनके आधार पर एमएसपी को फिक्स किया जाता है। ये जो सीएसीपी की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ही आती है और 1965 में सीएसीपी को बनाया गया था। सीएसीपी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके अलावा अगर हम बात करें 2004 में स्वामीनाथन कमीशन को बनाया गया था जिसके बारे में रिकमेंडेशन मांगी गई थी फार्मर्स के लिए। तो स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में जब अपनी रिकमेंडेशन दी तो उन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना होता है फार्मर्स को उससे मोर देन 50% मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट पासेज वे फॉर एड हॉक जजेज इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 57 लाख केसेज जो है वो पेंडिंग में गिरे हुए हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो डोरमेंट अवस्था में है उनको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। आर्टिकल 244A में कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि हाई कोर्ट में हम एडहोक जजेज को अपॉइंट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जो एज ए जज काम किया हो, जिन्होंने हाई कोर्ट में या फिर किसी और हाई कोर्ट में उन्होंने जज के रूप में काम किया हो और वो अब रिटायर्ड हो चुके हो तो उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है ताकि ये जो केसेज की संख्या है इनको सोल्व किया जा सके। अब ये आर्टिकल 224A क्या कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट में एंड एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट request any person who has held the office of a judge of that court or of any other high court to sit and act as a high court for that state। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो उसी हाई कोर्ट में जज रह चुका है या किसी और हाई कोर्ट में जज रह चुका है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट के साथ में कंसेंट लेकर के पहले प्रीवियस कंसेंट लेके प्रेसिडेंट की और उसके बाद में उनको अपॉइंट कर सकता है ताकि ये केसेज की जो पेंडिंग है उसको खत्म किया जा सके। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट लाइकली टुडे इन व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी केस। दिल्ली हाई कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है इसके बारे में इंपोर्टेंट डिसीजन होने वाला है। क्या है, देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसने ये बोला कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है ना उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इसके लिए व्हाट्सएप ने एक चैलेंजेस पिटीशन डाली कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो इन्वेस्टिगेशन की बात की है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो अब इसके बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो क्या बोलता है ये देखने लायक चीज होगी। अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और राघवन कमेटी के आधार पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो एम है वो ये है कि हमारे इंडिया में
कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एस्टेब्लिश करना। इस सीसीआई में एक चेयरमैन और 6 अदर मेंबर्स होते हैं और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सीसीआई एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में भी काम करती है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, मोदी टू पार्टिसिपेट इन क्लाइमेट समिट टुडे। देखो 22 और 23 अप्रैल को वर्चुअल मीटिंग होगी क्लाइमेट समिट, जिसमें 40 से ज्यादा देश के जो लीडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मिस्टर बाइडेन यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस मीटिंग को होल्ड करने वाले हैं, मतलब हेड करने वाले हैं। और वो चाहते हैं कि वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या सोचते हैं, वो खुल के इसके बारे में बोलें, ताकि हम एक बेहतरीन टारगेट एस्टेब्लिश कर सके और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको भी रोका जा सके। नेक्स्ट न्यूज, 4 मोर राफेल जेट्स अराइव इन इंडिया। हमारे इंडिया में पिछले साल सितंबर 2016 में तो इंटर गवर्नमेंटल मतलब फ्रांस और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और पहली बार लास्ट सितंबर 2020 में 5 जो राफेल जेट है वो इंडिया में आए थे। अब 4 राफेल जेट और इंडिया में आए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि 8000 किलोमीटर लंबी जो दूरी है उन्होंने बिना कहीं रुके, मतलब एयर टू एयर रिफ्यूल उन्होंने किया है फ्रेंच एयरफोर्स की सहायता से और यूएई एयरफोर्स की सपोर्ट की सहायता से रिफ्यूल किया गया हवा में ही, और एयर टू एयर रिफ्यूल सपोर्ट की सहायता से बिना कहीं रुके उन्होंने 8000 किलोमीटर की इन फाइटर्स ने दूरी तय की। और कहाँ से, जो फ्रांस का जो बेस है यहाँ से उन्होंने उड़ान भरी और उसके बाद में सीधे वो इंडियन एयरफोर्स के जो बेस कैंप है वहां पर आकर के वो उतरे। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन एड्स फर्दर जेंडर स्टीरियोटाइप शोज स्टडी। 2019 में 1000 एड जो यूट्यूब के ऊपर और टीवी के ऊपर जो एड आते हैं उनको लेकर के एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में ये माना गया कि हमारे इंडिया में जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो काफी अच्छे से फैला हुआ है। ये जो स्टडी हुई ना वो यूनिसेफ के द्वारा और गीना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया, इन्होंने ये स्टडी की और इसका टाइटल था इस स्टडी का जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। इस स्टडी में 1000 टेलीविजन और यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट जो 2019 में एयर्ड जिनको किया गया था अक्रॉस इंडिया, उसमें देखा गया कि ज्यादातर जब घरेलू सामान को लेकर के या घरेलू स्थिति को लेकर के कुछ भी ऐड आता है तो उसमें विमेन को, गर्ल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब अभी भी ये माना जाता है इस सदी में भी जब वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है कि गर्ल्स और वीमेन जो है वो फैमिली के लिए मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है। जो एक माइंड में जो स्टीरियोटाइप लोगों के बना हुआ है उसको लोग अभी भी फॉलो करते हैं, तभी तो वो एड में वो चीजें शो होती है ना। मेन को कम प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हाउस से रिलेटेड कोई सामान बेचना है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें वीमेन को ज्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, आसाम गिव्स एम्बुलेंस स्टेटस टू कैरियर्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। आसाम गवर्नमेंट ने जो एम्बुलेंस स्टेटस दे दिया है अगर उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन ऐसे व्हीकल्स जो इनको कैरी करेंगे, क्योंकि देखो ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट होती जा रही है इस समय। ऑक्सीजन की कमी से काफी लोगों की कोविड-19 की वजह से डेथ हो रही है, तो उनको एम्बुलेंस स्टेटस दिया गया है। जब एम्बुलेंस स्टेटस दिया जाएगा तो उनकी हैजल फ्री मूवमेंट होगी और इनको बहुत ही स्पीडी डिलीवरी हो पाएगी ऑक्सीजन की क्रिटिकल सेंटर्स के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज, डोर टू डोर वैक्सीनेशन नॉट पॉसिबल, सेंटर टू बॉम्बे हाई कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को ये बोला है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया जा सकता है कि कोविड-19 के वायरस के खिलाफ में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप वैक्सीनेशन के थ्रू डोज दी जाती है ना तो उसके बाद में 30 मिनट तक उस पेशेंट को रखा जाता है कि सब कुछ उसका ध्यान रखा जाए कि उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया जाएगा और मान लो जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो उस समय उसको जो फटाफट एक बहुत ही फास्ट मेडिकल सहायता की जो जरूरत होती है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी की जो जरूरत होती है, उसमें पहुंचाने में डिले हो सकता है और उसकी वजह से उसको परेशानी भी आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जब हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन के बाद में फोकस किया जा रहा है तो क्या इसकी एफिकेसी इससे इफेक्ट नहीं होगी। दूसरा, जो हमारी वैक्सीन है उनको प्रिजर्व करने के लिए जो जो एक टेम्परेचर चाहिए वो चीजें भी इससे इफेक्ट हो सकती हैं।
तो ये सारी चीजें उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को क्या किया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाई जानी चाहिए, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ज्यादा दूर ना जाना पड़े। इसके अलावा एक CIL फाइल हुई थी, उसमें भी ये बोला, जिसमें ये बोला गया कि 75 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जो बेड के ऊपर हैं, व्हील चेयर के ऊपर हैं, उनका वैक्सीनेशन घर पर किया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों का वैक्सीनेशन डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंप नहीं चलाया जा सकता, जैसा कि हम पोलियो में चलाते हैं। नेक्स्ट न्यूज, श्रीलंका डिटेक्ट न्यूक्लियर मटेरियल ऑन चाइना बाउंड वेसल। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, वहां पर एक वेसल, उसमें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया है, और उसमें जो श्रीलंका ने एक बात बोली है कि हमारे जो एक्ट हैं उनके खिलाफ है। मतलब हमारे पोर्ट से श्रीलंका के पोर्ट से अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ से पास होता है और उसको भेजा जाता है, तो हमारे जो कंट्री के जो एक्ट है ना, उनके खिलाफ है। हालांकि जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो लीज पर दिया हुआ है चाइना को, और चाइना ही इसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकंड, बिजनेस पेज से है। एक्सपोर्टर्स फ्रेट ओवर डिले इन रिबेट रेट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी से जो हमारी गवर्नमेंट है, इसमें ROTDEP, ROTDEP क्या होता है? ये होता है रेमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। मतलब आप कोई चीज प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेज को रेमिशन कम किया गया था। तो इस स्कीम, ये जो स्कीम है वो 1 जनवरी से इफेक्ट में आ गई थी, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट है उसने कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं किया गया है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी छूट दी जाएगी। तो पहले क्या होता था कि जब एक्सपोर्टर पहले कुछ उनके ऊपर टैक्स लगाए जाते थे, तो उनके बारे में एक पहले पूरी सीरीज दे रखी थी कि किस प्रोडक्ट के ऊपर किस तरीके का टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा। लेकिन जो अब नई स्कीम लागू हुई है, उसके पूरा क्लियर नहीं बताया गया है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना रुपए लगने वाला है। तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी परेशानी होती है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।